नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिश्वत लेने के एक अतरंगी और नए तरीके के बारे में। दरअसल गुजरात के अधिकारियों ने एक नया विकल्प खोजा है रिश्वत लेने का, और यह एक प्रकार का दरियादिली का उदाहरण है। दरअसल जो स्थिति हम लोग को समझनी है वह यह कहती है कि गुजरात में अधिकारियों ने रिश्वत लेने का एक नया तरीका खोजा है। अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति है जो पीड़ित है, जिससे रिश्वत प्राप्त करनी है, उसके ऊपर अधिक आर्थिक बोझ ना पड़े, तो गुजरात के अधिकारियों ने व्यवस्था की है कि अब आप हमें जो रिश्वत की रकम देनी है, जो हम लोगों ने तय की है, वह ईएमआई के माध्यम से भुगतान कर दीजिए। ईएमआई मतलब ये कि अगर आपसे जो रिश्वत ली जा रही है वह रिश्वत की राशि अगर बड़ी है तो आप एक साथ देने में सक्षम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए किस्तें बना दी जाएंगी। 10 किस्तों में, 8 किस्तों में, 5 किस्तों में, छोटी छोटी रकम करके आप पूरी की पूरी रिश्वत का भुगतान कर दीजिएगा। ये बेहद खास अपने आप में और नया एक अतरंगी तरीका हमें देखने को मिल रहा है। देखो कितने क्रिएटिव लोग हैं हमारे पास में ना। हम लोग कहते हैं कि भारत में टैलेंट की कमी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग नई नई चीजें नहीं कर पा रहे। देखो कितना अच्छा तरीका निभाया है। इनको पता था भ्रष्टाचार करना है, रिश्वत लेनी है, कैसे भी लेंगे। अब इनको दिख रहा था कि दिक्कतें हो रही हैं, इन्होंने खुद ये चीजें सोची कि यार जब हम लोग ईएमआई पे सामान ले सकते हैं, ईएमआई पे घर की चीजें ले सकते हैं, ईएमआई पे फ्लैट ले सकते हैं, ईएमआई पे कार ले सकते हैं, ईएमआई पे रिश्वत क्यों नहीं ले सकते? भाई रिश्वत भी ले सकते हैं। व्यवस्था की उन्होंने, देखो पूरा का पूरा सिस्टम चला रहे हैं ये लोग, और सिस्टम इस प्रकार चला रहे हैं कि इस साल 10 मामले अब तक आ चुके हैं। महीना कौन सा चल रहा है? जून का महीना, मतलब अभी आधा साल भी नहीं बीता और देखने में आ रहा है कि 10 मामले तो रजिस्टर हो चुके हैं इस प्रकार की ईएमआई की रिश्वत से जुड़े हुए। चीजें क्लियर हैं? तो यही है हम लोग की आज की पूरी न्यूज में दिखा रहे हैं कि नाउ देयर इज एन ईएमआई फैसिलिटी इन करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के रूप में भी आपको ईएमआई की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो गुजरात के अधिकारी हैं बड़े दरियादिल हैं। दरियादिल क्यों है? रिश्वत तो ले रहे हैं लेकिन दरियादिली दिखा करके कह रहे हैं कि अचानक से दबाव ना पड़े, तो इसीलिए किस्तों में भुगतान कर दीजिए। पूरा मामला जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे भारत में क्या है हमारे भ्रष्टाचार की स्थिति, वहीं साथ साथ जानेंगे क्या है देश में कानून। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण न्यूज। संस्कृति आईएएस ने आपके लिए शुरू किया है समर सेल ऑफर। हालांकि आज हो चुकी है तिथि 6 जून, और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 7 जून तक अवेलेबल है। हालांकि पहले 5 जून तक अवेलेबल था, लेकिन फिर आप लोगों की डिमांड की वजह से 2 दिन और ऑफर को बढ़ा दिया गया। बहुत सारे बच्चे जो थे वह कोर्सेज नहीं ले पाए थे। यह जो ऑफर है यह अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज के लिए, जहां आपको 50 से 75% तक की छूट दी जा रही है। जिस कोर्सेज पे यह छूट है वह सभी लिस्ट आप लोग के सामने भी है, तो आप लोग अपने पसंदीदा कोर्स को जल्द से जल्द ले सकते हैं। इस ऑफर के तहत लेंगे तो डिस्काउंट भी अच्छा आप लोग को मिल रहा है। चीजें क्लियर? चलिए एक प्रश्न भी देख लेते हैं जो आपसे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, संभावना है। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम से जुड़ा हुआ है प्रश्न। यदि चीजें आप लोग पहले से ही जानते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आंसर कमेंट करना है। सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं आपसे हम। वहीं अपने मेंस के नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चीजों को समझते जानते हो, नोट्स आपके पास होंगे तो मुख्य परीक्षा में यदि कोई प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं फंसने वाले हैं, अच्छे से उत्तर लिख के आएंगे। इतना मामला क्लियर है? चलिए आगे की कहानी समझना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष वर्ष 2024 में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के 10 मामले अब तक आ चुके हैं। यानी कि गुजरात में जो एक खास ब्यूरो है जिसके पास जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी है, उसने ऐसे 10 मामले दर्ज किए हैं जहां पर पता लगा है कि भाई ईएमआई के माध्यम से आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं। कुछ खास मामले हमारे पास भी आए हैं जिस पर चर्चा की जानी जरूरी है। पहला मामला हम देखते हैं कि मार्च का था, जीएसटी फर्जी बिलिंग घोटाला का था। इस जीएसटी फर्जी बिलिंग घोटाले में 21 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई है। समझ रहे हैं स्थिति? समझ रहे कितने बड़े स्तर पर डिमांड हो रही है ब्राइब की? 21 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की रिश्वत के रूप में। अब हर व्यक्ति होता है भाई, उसको काम भी करवाना है, काम करवाते समय रिश्वत भी मांग ली तो वो क्या कहेगा कि बाबूजी देखो इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं परेशान हूं, कुछ देखो कम हो जाए। तो इन्होंने कहा कि देखो कम तो नहीं हो सकता, पर हाँ एक और सुविधा है। क्या? हम इसकी ईएमआई बांध सकते हैं। तो इन्होंने ऑफर दिया कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग तुम्हें विकल्प दे देते हैं कि 2-2 लाख की ईएमआई के रूप में धीरे धीरे चुका दो। ये तो हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। इन्होंने कहा अगर यहाँ भी गड़बड़ लग रहा है तो काम करो, हम लोग 1-1 लाख की किस्त बांध लेते हैं, तुम्हारे लिए भी आसानी रहेगी, अब क्या हमें कोई परेशानी नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। कम नहीं हो सकता, देखो खर्चा थोड़ा बड़ा है, मामला थोड़ा बड़ा है, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये सब बातें तो कही जाती है ना। ठीक उसी प्रकार की बात थी। चलो 1-1 लाख रुपए तक की किस्त हम तुम्हारी बांध देते हैं, भुगतान करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। ये खास मामला चर्चाओं में। दूसरा मामला देखने को आया है कि सूरत में एक उप सरपंच साहब थे।
इन्होंने ग्रामीण के खेत को समतल कराने के लिए जो स्थिति थी वह यह रही कि 85,000 रुपए की मांग की है। समझ रहे हैं? उप सरपंच साहब हैं, सिर्फ खेत को समतल कराना है, कह रहे हैं जी 85,000 रुपए लगेंगे। अब भाई ग्रामीण है, खेत का मामला है, खेत वाला जो किसान है उसने कहा कि बाबूजी समझो 85,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा, मैं गरीब किसान हूँ। इन्होंने कहा भाई बात तो सही है तुम्हारी भी, पर जरूरी है कि भाई रिश्वत भी ली जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे लिए हम शुरू करते हैं ईएमआई की व्यवस्था। इन्होंने कहा कि देखो जी सबसे पहले आप बस एक काम करो, हमें 35,000 रुपए दे दो। तो उसने पूछा कि अच्छा मामला इतने में निपट जाएगा? तो कहा गया कि नहीं, मामला इतने में तो नहीं निपटेगा, 35,000 रुपए तुम्हें देने हैं हमें एज डाउन पेमेंट। ये तुम्हारी डाउन पेमेंट हो जाएगी, तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। अब बचे बाकी के 50,000, तो क्या करना है? इन्होंने कहा कि इसके बाद बनेंगी तुम्हारी 3 अलग अलग ईएमआई। 3 अलग अलग ईएमआई जो होंगी यह बराबर बराबर अमाउंट की होंगी, तो तुम्हें 3 बार में बाकी बची हुई जो भी रकम है उसका भुगतान करना होगा। बड़ा अतरंगी तरीका है। इसके अलावा साइबर अपराध पुलिस अधिकारी के द्वारा 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। इन्होंने कहा कि चलो यहाँ भी तुम्हारे लिए हम ईएमआई की व्यवस्था कर देते हैं, 1-1 लाख में दे दो, 2-2 लाख में दे दो, जैसा उचित लगे निपटा दो। ठीक लगता है 2.5-2.5 लाख की 4 किस्तें बांध देते हैं, मामला खत्म, 4 महीने में कहानी पूरी हो जाएगी। व्यवस्था ये रही। ये कुछ खास चर्चित मामले रहे। इस प्रकार के 10 मामले दर्ज किए हैं अभी तक गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने। क्या लगता है कैसा है तरीका? सिर्फ ईएमआई पर आज तक सामान ही खरीदते हो? पहली बार सुन रहे हो ना? ईएमआई पर रिश्वत भी चल रही है। चलो अब इससे जुड़े मामले समझते हैं। फिलहाल गुजरात में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, क्योंकि एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने देखी बीते दिनों। वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि गुजरात का जो पुलिस विभाग है वह सबसे अधिक भ्रष्ट है भारत में। वर्ष 2023 में गुजरात पुलिस 2019 के बाद से लगातार 5वें वर्ष रिश्वत लेने के मामले में टॉप पर रही है। दरअसल एक सर्वे हुआ, जांच की गई, आंकड़ों को लिया गया, जाना समझा गया आंकड़ों के आधार पर। तो आंकड़ों को लेते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई। जो यह रिपोर्ट थी यह सरकारी विभागों से जुड़ी हुई रिपोर्ट थी। इसमें देखा गया कि पूरे देश में ऐसा कौन सा सरकारी विभाग है जो भ्रष्टाचार के मामले में टॉप पर है, मतलब सबका बाप है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है पूरे देश में, है कौन? आंकड़े खुलवाए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट से भाई चीजें ली गई, डाटा को एनालिसिस किया गया। डाटा एनालिसिस करने का पता लगा कि भाई पूरे देश में अगर कोई टॉप कर रहा है तो कर रही है गुजरात पुलिस। और देखो कंसिस्टेंसी भी तो देखो, कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है इनकी। गुजरात पुलिस 2019 में इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में टॉप पे आया था। यानी कि 2019 में पता लग गया था कि पूरे देश में सबसे अधिक अगर रिश्वतखोरी कोई कर रहा है, भ्रष्टाचार कोई कर रहा है तो गुजरात पुलिस कर रही है। भाई इन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया। इन्होंने देखा कि भाई रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, चार्ट बनाए जा रहे हैं, रिपोर्ट तैयार हो रही है हम लोग के लिए, अब पीछे नहीं जाना है, 1 नंबर पे आ गए, 1 नंबर पे बरकरार रहेंगे। 2019 के बाद से 2023 की रिपोर्ट आने तक हर वर्ष देखा गया कि भाई 5 वर्षों तक लगातार टॉप नंबर पे। हो सकता है कि 2024 की रिपोर्ट आए फिर दोबारा गुजरात पुलिस ही टॉप मार जाए, हर एक चीज पॉसिबल। लेकिन पिछले 5 साल से तो भाई इन्होंने अपने पद को बरकरार रखा हुआ है, बनाए रखा हुआ है, डगमगा नहीं रहे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि वर्ष 2022 और 2021 में गुजरात पुलिस से संबंधित रिश्वतखोरी के मामलों की संख्या 16.5% बढ़ गई है। मतलब टॉप पर है और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपने पद को बनाए रखने के लिए, रैंक को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे चीजों को बढ़ा भी रहे हैं। 2022 और 21 में 16.5% के आंकड़े जो मामले हैं वह बढ़ गए हैं। यह जो पूरे के पूरे आंकड़े हैं हमें कहां से मिल रहे हैं? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से मिल रहे हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि जो 2021 और 2022 के मामले दर्ज हुए हैं, इस दौरान ये सभी मामले 86 गुजरात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। वर्ष 2021 में मामले दर्ज किए गए थे 145 और 2022 में दर्ज किए गए थे 169। अब आप कहेंगे कि सर 86 गुजरात पुलिस कर्मियों से जुड़े हुए मामले हैं, मामलों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो देखो ऐसी स्थिति इस प्रकार है कि कुछ ही लोग होते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देते हैं इस प्रकार के कार्यों से। और जब कभी भी कोई व्यक्ति कोई काम एक बार कर लेता है ना, तो फिर उसको लगता है कि ठीक है किया जा सकता है, तो बार बार वह चीजों से जुड़ा रहता है और ऐसे काम करता रहता है। तो इसी वजह से जो पूरा मामला है 86 गुजरात पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ था। अगर हम लोग 2021 के 145 मामले और 2022 के 169 मामले, इन मामलों के अंदर रिश्वतखोरी की रकम समझे, यानी कि कितने रुपए मांगे गए थे, तो देखिए मांगी गई राशि जो है वह है 2.23 करोड़ रुपए। ये जो 2.23 करोड़ रुपए हैं रिश्वत के रूप में मांगे गए हैं अलग अलग लोगों से। कितनी बड़ी रकम है ये भी समझ में आ रहा है। मतलब पुलिस ने अलग अलग मामले के हिसाब से अलग अलग डिमांड पेश की और समझा गया चीजों को, तो पता लगा कि भाई लगभग 2.25 करोड़ रुपए की राशि आप प्राप्त कर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। बहुत ज्यादा बड़ी है।
तो यह स्थिति है हमारे देश की गुजरात पुलिस की, जो टॉप की हुई है भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में। हालांकि बाकी भी चीजें और भी हो सकती हैं, पर उनके आंकड़े थोड़े कम रह गए तो उस पर चर्चा इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। पर हाँ, हम लोग चर्चा इस बिंदु पर कर सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, इसको भी समझना होगा। क्योंकि भाई जो चार्ट था सरकारी विभागों वाला, वहां तो गुजरात पुलिस ने टॉप कर लिया, पर स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को समझते तो क्या पता लगता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया। हमारे पास जो आखिरी आंकड़े हैं वह हैं आंकड़े वर्ष 2022 के, जो रिपोर्ट एनसीआरबी की रिलीज हुई थी 2023 में रिलीज हुई थी दिसंबर के महीने में। तो हम लोग अभी इस रिपोर्ट को समझते हैं कि क्या कहती है करप्शन के बारे में। तो यह रिपोर्ट कह रही है कि वर्ष 2021 की तुलना 2022 में 10.5% की वृद्धि हुई है भ्रष्टाचार के मामलों में, और वर्ष 2022 में लगभग 4139 मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हुए दर्ज किए गए हैं। ये पूरे देश भर की स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी स्थिति यह देखने को मिल रही है कि अगर राज्यवार स्थिति समझे तो राज्यों के मामले में कौन पाप कर रहा है, तो यह स्थिति बताती है कि देखो भाई, अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो वह है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र पीछे हट रहा है, जिस प्रकार से गुजरात पुलिस अपने चार्ट में पीछे नहीं हट रही है, महाराष्ट्र पूरा राज्य पीछे नहीं हट रहा है स्टेट लिस्ट के अंदर। महाराष्ट्र में कुल मामले दर्ज किए गए हैं 773 भ्रष्टाचार के, और पहली बार नहीं है, देखने आया है कि भाई 3 सालों से लगातार महाराष्ट्र टॉप कर रहा है स्टेट लिस्ट के अंदर। वहीं दूसरे स्थान पर बरकरार है राजस्थान, जहां पर 511 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। ये दोनों भारत के सबसे अधिक भ्रष्ट राज्य माने जा रहे हैं आज के समय में। यह स्थिति हुई वर्ष 2022 की। ऐसे ही अनेक मामले वर्ष दर वर्ष दर्ज किए जाते हैं। तो आज के समय में जिस प्रकार से यह मामले दर्ज हो रहे थे, सबका निपटान नहीं हुआ, तो आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में आज के समय में 11,142 से ज्यादा मामले लंबित हैं। और ये जो लंबित मामले हैं, इन लंबित मामलों की स्थिति में टॉप पर है राजस्थान, सबसे ज्यादा मामले यहाँ लंबित पड़े हुए हैं। उसके बाद है ओडिशा, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। वहीं ये भी देखने को आया कि मामले दर्ज तो हो रहे हैं, लेकिन मामले में दोष सिद्धि की स्थिति लगभग 40% है। यानी कि मामले दर्ज होने के बाद में कहां कहां पर आप सिद्ध कर पा रहे हैं कि रिश्वत मांगी ही गई थी, तो ऐसे मामले सिर्फ लगभग 40% है। वैसे आंकड़े जो कहते हैं वह है 39.6%। तो लगभग 40% मामलों में ही दोष सिद्ध हो पा रहा है, बाकी मामलों में आप यह सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे रिश्वत मांगी गई थी। और रिश्वत वाले मामले बहुत कम ऐसा होता है कि आप चीजों को प्रूव कर पाए, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है कि आप लोग चीजों को नहीं कलेक्ट कर पाते। बहुत बार होता है कि भाई जब आपको पता होता है कि चीजें हो सकती है, तो फोन की रिकॉर्डिंग चालू होती है, कैमरा ऑन होता है, या ऑडियो के रूप में आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, या सीसीटीवी लगा होता है, तो वहां चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। इस प्रकार से चीजों को सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि सिद्ध करना जरूरी है। और बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि चीजें सिद्ध नहीं हो पाती, पर ये देश भर की स्थिति हमारे है। किस प्रकार से मामले दर्ज हो रहे हैं, कितने लंबित हैं, और कौन कौन सा राज्य कहां कहां टॉप कर रहा है। अब अलग अलग जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या इनके मन में डर नहीं है, या हमारे देश में कानून नहीं है जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए? क्या लगता है आप लोग को? तो देखिए, स्थिति कहती है कि देश में कानून तो है, लेकिन लोगों के मन में डर कम हो गया है, तो जरूरी है कि सजा को कड़ा किया जाए। हमारे देश का जो कानून है, उसका उद्देश्य है कि देश भर में भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाए, यानी कि कोई भी सरकारी कार्य करने के लिए आपसे रिश्वत ना मांगे, क्योंकि सरकारी कार्य कराना आपका अपना अधिकार है। तो आपको आपके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, आपको अपने अधिकारों को सुरक्षा मिले। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि एक कानून तैयार किया गया था, और यह जो कानून तैयार हुआ था, यह कानून वर्ष 1988 में तैयार हुआ था। हालांकि इससे पहले हमारे पास में कोई ठोस कानून देश भर में नहीं था जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पे या रिश्वतखोरी पे लगाम लगाता हो। 1988 में कानून तैयार हुआ, और 9 सितंबर 1988 से यह कानून देश भर में लागू भी हो गया। चीजें क्लियर है? अब यह हमारा जो कानून है, यह कानून मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। यानी कि जो अधिकारी सरकारी हैं या जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे हैं, अगर वो इस प्रकार का अपराध करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, तो उनके ऊपर ही लागू होगा ये। बाकी किसी और क्षेत्र को यह कवर नहीं करता है। किसी और क्षेत्र का मतलब निजी क्षेत्र तो खासतौर पर इसमें कवर नहीं किया गया। अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई भी मामला निजी क्षेत्र का है जहां पर रिश्वत मांगी जाती है, तो कंपनी अधिनियम के तहत आप चीजें करा सकते हैं, लेकिन ये अधिनियम वहां पर लागू नहीं होगा। चीजें क्लियर? अब इसमें क्या शामिल है? इसमें यह शामिल है कि आप एक सरकारी पद पर हैं, आपको एक काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, पर आप उस पद पर रहते हुए वह काम कर तो रहे हैं, लेकिन काम को गलत तरीके से कर रहे हैं, यानी कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं काम तो मैं करूंगा, लेकिन एक धनराशि लगेगी, चाय पानी का खर्चा है ना, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, चाय पानी का खर्चा, भोजन का खर्चा, लंच की व्यवस्था, डिनर की व्यवस्था, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं बातों बातों में, कोड से। तो ये कानून बताता है कि अगर आप कभी भी अनुचित या बेईमानी से सार्वजनिक कर्तव्य निभाने
यानी कि आपका जो कर्तव्य है तो सार्वजनिक, जिम्मेदारी आप पर है, सरकार ने जिम्मेदारी दी हुई है, काम यह आपको ही करना, पर आप अनुचित तरीका अपना रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि लाओ जी पहले पैसे दोगे तो काम होगा, जेब गर्म होने बिना कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए बेईमानी या कोई अनुचित तरीका अपनाते हैं, या सार्वजनिक कर्तव्य निभाने से परहेज करने के इरादे से कोई अनुचित लाभ लेना चाहते हैं, तो देखिए उस स्थिति में अगर आप लाभ लेते हैं या फिर लाभ लेने का प्रयास करते हैं या उसके इरादे से आप कहीं पे सहमति दर्ज करते हैं, यानी कई बार हाँ ठीक है हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मिठाई मिल जाएगी तो काम हो जाएगा, अगर आप सहमति दर्ज करते हुए पाए गए तो भी वही कानून लागू होगा। अगर आप काम करने की मना कर रहे हैं, सोच रहे कोई अनुचित लाभ हो जाए तो भी यह कानून लागू होगा। इसके अलावा रिश्वत ली है तब तो लागू होगा ही होगा। तो यह सब स्थितियां बताती है कि अगर आप इस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो इस कानून के तहत सजा मिलेगी। पर सजा किस प्रकार की होगी यह भी समझ लीजिए। तो व्यवस्था है 3 से 7 वर्ष के कारावास की। यहाँ पर पूरा मामला यही है कि अगर आपकी जो मामला है रिश्वत का वह छोटा रहता है तो कम से कम 3 वर्ष की सजा तो होगी, लेकिन अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना जो है वह निर्धारित नहीं है, कितना भी लगाया जा सकता है। इस मामले में चीजें असीमित रखी गई हैं। दूसरी खास बात याद रखिएगा कि जेल हो जाएगी, कारावास तो आपको भुगतना पड़ेगा, आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ेगा, इसके अलावा आपकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, ये मामला भी इसके अंदर होता है। तो ये 3 खास प्रकार के दंड आपको मिल जाते हैं अगर आप कभी भी भ्रष्टाचार के मामले में शामिल पाए जाते हैं या फिर रिश्वतखोरी करते हैं। चीजें के लिए वर्ष 2018 में कुछ संशोधन किए गए, कुछ खास नई नई चीजें जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया? सबसे खास तो ये जोड़ा गया कि रिश्वत देने का अपराधीकरण इन्होंने कर दिया। हम लोग व्यवस्था में चीजें मानते हैं, वह यह मानते हैं कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है, यानी कि मैं कहीं पे हूं, सामने वाले ने मुझसे रिश्वत मांगी, तो हम ये मानेंगे कि यही आदमी दोषी है, सारी गलती इसी की है। उसका दोष सिर्फ इतना ही था कि उसने आपसे रिश्वत मांगी थी, उसको उसके लिए सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप चीजों में सहमति दर्ज करते हैं और फिर रिश्वत दे देते हैं, यानी कि आप अपना काम गलत तरीके से करा रहे हैं या सही तरीके से भी करवा रहे हैं, पर फिर भी आपने कुछ पेशकश कर दी, कोई गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट नहीं दिया तो आपने धन दिया है, अगर आपने ऐसा कोई भी कार्य किया है तो ऐसी स्थिति में आप भी अपराधी ही माने जाएंगे। सिर्फ चोरी करना ही अपराध नहीं होता, चोरी में साथ देना भी अपराध होता है। ठीक इसी प्रकार से रिश्वत मांगना ही अपराध नहीं, रिश्वत देना भी अपराध है। ये इन्होंने 2018 में लिख दिया। दुर्भावनापूर्ण, अगर आप कभी भी कोई भी कार्य दुर्भावना से कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी यह कानून लागू होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप किसी सरकारी अधिकारी को परेशान करते हैं, आपको समझाते हैं वर्दी उतरवा दूंगा, पद छीन लूंगा, कुर्सी चली जाएगी, रिश्वत का मामला लगा दूंगा, भ्रष्टाचार का मामला लगा दूंगा, तो कानून इस मामले में कुछ सिक्योरिटीज भी देता है। अगर कभी भी किसी अधिकारी को परेशान करने वाली शिकायतें मिलती हैं तो उस स्थिति में अधिकारी को सुरक्षा भी यही कानून देता है। मतलब ठीक है, कोई रिश्वत मांग रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष लोगों को क्यों फंसा रहे हो, ये सब चीजें भी तो जरूरी हैं। इसके अलावा अगर कभी भी भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, मैंने आपको बताया लंबित हैं देश भर में एक बड़े आंकड़े में मामले, तो कह रहे हैं कि मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा और ये जो अदालतें होंगी सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों पर ही सुनवाई करेगी। ये व्यवस्था भी कानून में की गई है। चीजें क्लियर। निजी क्षेत्र के लिए कोई कानून नहीं है, ये आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो यही है हमारी आज की पूरी न्यूज। कैसा लगा गुजरात के अधिकारियों के द्वारा ईएमआई पे रिश्वत लेने का मामला? कमेंट में अपने विचार जरूर बताने हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में, आप ये भी अपने विचारों में बता सकते हैं। वही प्रश्न का उत्तर कमेंट कर सकते हैं। चीजों को अच्छे से समझ लिया है तो अपने नोट्स भी बना लेने हैं मुख्य परीक्षा के लिए। चीजें क्लियर है। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। हालांकि मैं कहता हर बार हूं पर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये भी आप लोग की अच्छी बात है। बाकी आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ चीजों को अच्छे से समझा होगा तो सब चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए, तो आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में।